नमस्कार। और जुडिशरी प्रिपरेशन विथ अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक सेकंड के लिए आप ये बताएं, अगर कोई है तो बताएं कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत क्लियर पहुंच रही है। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? Just a second. तो जल्दी जल्दी से आ जाइए और ये बताइए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल पहुंच रही है सही। ये जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये अनअकैडमी का एक नया यूट्यूब चैनल है और आगे जब भी हम लोगों की मुलाकात होगी लाइव सेशन में चाहे रिकॉर्डेड सेशन में, तो इसी चैनल के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे और लॉ के विभिन्न बिंदुओं पर जितने भी लॉ के टॉपिक हैं उस पर सारे टॉपिक पर चर्चा सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि तमाम एजुकेटर जो अनअकैडमी के हैं उन सारे एजुकेटर इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, एमसीक्यू आपको सॉल्व कराए जाएंगे, तो जो कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में यूपी जुडिशियरी को टारगेट करते हुए यूपी जुडिशियरी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि इसके अंतर्गत हम लोग उसकी डिटेल को भी जानेंगे, यानी चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस तरीके से हम लोग उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, ताकि अगर मान लीजिए कभी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, चाहे मेंस के एग्जामिनेशन में, प्री के एग्जामिनेशन में या फिर इंटरव्यू में भी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप उसका तर्क संगत आंसर दे सकें। तो सिर्फ हम एमसीक्यू ही सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि सारी चीज़ों को समझेंगे भी। तो मेरी आवाज़ श्रीकांत नमस्ते, शोभित नमस्ते, मधु नमस्ते, तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल अच्छी पहुंच रही है तो एक बार इंडिकेट करें ताकि हम लोग आगे बढ़ा सकें इस लेक्चर को। ठीक है, चलिए तो शोभित जी आपका टेस्ट होगा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में पहले हम लोग जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो उसके सॉल्व करने के लिए हम लोग आज का क्लास रखे हुए हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर अनलॉक 20 चल रहा है और इस अनलॉक 20 का फायदा ये है इस अनलॉक 20 का फायदा ये है कि आपको इस समय यानी 26 से लेकर 30 तक छब्बीस से लेकर 30 तक अगर सब्सक्रिप्शन इस अनअकैडमी का लिया जाएगा तो पेन चल क्यों नहीं रहा है? जस्ट सेकेंड बच्चों, आपको थोड़ी असुविधा हो रही है। ये बात है।
तो इस अनअकैडमी पर अगर 26 से लेकर 30 तक कोई अगर लिया जाए सब्सक्रिप्शन तो 20% तक का ये डिस्काउंट हो जा रहा है। 20% तक का डिस्काउंट हो जाएगा, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब ये आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन है क्या? आइकॉनिक प्लस का सब्सक्रिप्शन है कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और इस तरीके से एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस पर जितने भी बैच हैं सारे बैच का लाभ आप उठा पाते हैं। लेकिन अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया तो सिर्फ आप बैच का लाभ ही नहीं लेंगे लेकिन बल्कि उसमें लाइव मेंटरशिप भी मिलती है, यानी अपनी आप प्रॉब्लम को टीचर के साथ मेंटर के साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और उसका सलूशन भी पा सकते हैं। तो ये एक अंतर है उसमें और इसमें, आइकॉनिक में और प्लस के सब्सक्रिप्शन में। तो आप प्लस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब ये देखिए राजस्थान जुडिशियल सर्विस में, जेनी गुड इवनिंग, राजस्थान जुडिशियल सर्विस में हमारे यहाँ से इतने सारे बच्चे सफल हुए और इस तरीके से इनकी रैंक भी आप देख सकते हैं। सिर्फ सफल ही नहीं हुए हैं बल्कि अच्छे रैंक होल्डर भी यहीं से हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच, यानी जब आप यहाँ का सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी का तो आपको बहुत सारे बैच मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक बैच के लिए सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। ये सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत सारे, मतलब सारे के सारे जितने बैच चलेंगे ये सबका लाभ देने के लिए सफिशियंट है। तो ये जैसे कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच 29 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 महीनों का बैच है ये। और उसके अलावा पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू चल रही है, मॉक टेस्ट हो रहा है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं यदि आपने उन जगहों का फॉर्म भरा है तो। अनअकैडमी लाइट का एक ऑप्शन है आपके लिए और आप देख रहे होंगे यहाँ पर मात्र 3499 रुपए में ये ऑफर है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। इसका फायदा ये रहता है, इसका फायदा ये है कि आपको जितने भी यहाँ पर टेस्ट होंगे वो मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करने के लिए मिलेगा फ्री का। उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट जो मॉक टेस्ट होंगे उसको भी आप देख सकते हैं। और जो फ्री की क्लासेस इस पर चलती हैं जिस पर लिमिट 60 मिनट की है, वो लिमिट भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, मात्र 3499 रुपए। पंजाब प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है 22 सितंबर से, ये भी आप देख सकते हैं। 3 महीने की ड्यूरेशन है और ये एजुकेटर मिलकर उसको पढ़ा रहे हैं। एमपीएडीपीओ के लिए रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है, उसको भी पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि सारे सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट चाहे मेजर हो, माइनर हो, लोकल हो, कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं छूटेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं आपकी, लर्नर्स के साथ पोल की भी सुविधा है, हैंड रेज किया जा सकता है और लाइव क्लास में ही हैंड रेज करके अगर टीचर परमिट करता है तो आप उससे बात कर सकते हैं और डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, कहीं भी बैठ के आप इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। और ये है प्राइसिंग प्लान प्लस के सब्सक्रिप्शन का। इसमें से कोई भी प्लान चुना जा सकता है, बस इसमें राय लॉट 10 अगर कोड को यूज किया जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा 10 इधर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा 30 तारीख तक। उसके बाद उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर की। ये है देखिए आज का प्रश्न। अब इन्हीं प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ये देखिए पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और
ये आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। आज की शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबूत के भार के विषय में प्रावधान कौन से चैप्टर में किया गया है? बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ के संबंध में प्रोविजन कौन से चैप्टर में? 5, 6, 7 या 8? अब सही ऑप्शन आपको देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए आप अपने आंसर। सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड। हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत। और चैप्टर नंबर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ से है, आप जानते ही हैं, यानी सेक्शन 101 से लेके 114A तक बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड चीजें हैं कि साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। अब इसी में सेक्शन नंबर 101 जो होता है वो कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कभी नहीं बदलता, और इसी में 102 ये कहेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ लगातार बदलता रहता है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेहा जी गुड इवनिंग। अब देखिए ये है आपका दूसरा प्रश्न कि साक्ष्य अधिनियम के तहत लैटिन सूत्र टेस्टेस पोडेंचुर नॉन निमरेंचुर, इसका क्या अर्थ होता है? आपके पढ़ लीजिए, उसको ज्यादा प्रॉपर है। इसमें इसका क्या मतलब होता है, इस लैटिन मैक्सिम का क्या मतलब होता है? आप कमेंट में जवाब दीजिए। अंदाजा मारने की पूरी स्वतंत्रता है आपको, आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गया, साक्ष्य को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। अरे, साक्ष्य को तोला जाता है, गिना नहीं जाता। तो इस प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन है, ये है आपका तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है सिविल कार्रवाइयों में कि आपराधिक कार्रवाइयों में कि केवल स्थानीय कार्रवाइयों में कि ए और बी दोनों में? बताइए। अच्छा, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों में। यानी कि जो सीपीसी की प्रोसीजर है और जो सीआरपीसी की प्रोसीजर है, इसको तो हम जानते ही हैं कि ये सीपीसी और सीआरपीसी के प्रोसीजर या तो सीपीसी में सिविल के लिए, ये क्रिमिनल के लिए है। लेकिन एविडेंस एक्ट जो है वो सीपीसी और सीआरपीसी दोनों की मदद करता है कि दोनों मामलों में एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, क्या एविडेंस होंगे जो लिए जाएंगे, इन सब की चर्चा इस एविडेंस एक्ट में की जाती है। इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत धारा 15 के अंतर्गत अधिकार और रूढ़ि के संबंध में प्रश्नों का नियम वर्णित है। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण एवं पुनर्स्थापन के लिए नियम वर्णित है। कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व के लिए नियम वर्णित है। कार्य आकस्मिक था, साशय इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों की सुसंगता पर साक्ष्य का नियम वर्णित है।
इसमें से क्या है धारा 15 के अंतर्गत? इसके अंतर्गत बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। कार्य आकस्मिक था या शासय था, इस बात को पर प्रकाश डालने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ऐसे मामलों में क्या होता है कि अगर ए और बी हैं और इस ए और बी को में अगर ए बी का हिसाब किताब देखता है, यानी कि एक क्लर्क है, सपोज दैट, अब इस हिसाब किताब में बार बार गलती होती है। अब प्रश्न ये है कि क्या ये गलती बी के द्वारा इंटेंशनली की गई है, जानबूझकर ये गलती की गई है, कि गलती से गलती हो गई। अब इस बात में ये कि पहले भी गलती हुई और सारी गलतियों में बेनिफिट जो गलती से होता है वो बी को ही मिल जाता है। हर बार गलती का फायदा बी को ही मिल रहा है। इससे क्या लग रहा है कि ये कार्य जो था वो एक्सीडेंटल नहीं था कि गलती हो गई थी, इंटेंशनली वो गलती की गई थी, क्योंकि इसका फायदा बी लेना चाहता था। ये बात है इसमें। तो इसीलिए सेक्शन नंबर 15 के अंतर्गत ये सारी चीजें। ये देख लीजिए, आपके सामने प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, और देख सकते हैं शरद विरदी चंद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र किससे संबंधित है? स्टोपेल से, डाइंग डिक्लेरेशन से, होस्टाइल विटनेस से, कि पिलिया फेलबाई से? बताइए बताइए जल्दी। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर नहीं, ये ऑप्शन नंबर सही नहीं बता रहे कुछ लोग। हाँ बिल्कुल, ये जो होगा ये ऑप्शन नंबर होगा बी। हाँ बी। 150 नहीं बेटा, नहीं। ये डाइंग डिक्लेरेशन, शरद विरदी चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जो केस है ना, वो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। डाइंग डिक्लेरेशन में भी आप लोग पढ़ते होंगे और सरकमस्टांशियल एविडेंस में भी इसको आप पढ़ते होंगे। सरकमस्टांशियल एविडेंस में भी इसको पढ़ते हैं। हाँ, क्या माजरा था इसमें मामला ये था कि एक लड़की की शादी विवाह के बाद मात्र 4 महीनों में ही हो गई। उसने जो अपने परिवार वालों को जो लेटर लिखे थे, जो बातें की थी और अपनी दशा के बारे में जो बातें बताई थी, वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट हुआ। और इस तरीके से ये डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 के क्लास नंबर 1 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी हुआ और डाइंग डिक्लेरेशन भी हुआ। कभी कभी क्या है ना कि इसको आप हियरसे एविडेंस में भी पढ़ लेते हैं। हियरसे एविडेंस माने अनुश्रुत साक्ष्य। तो हियरसे एविडेंस में भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जैसे अगर इस लड़की ने अपने परिवार को पत्र लिखा और पत्र परिवार के सदस्यों द्वारा पढ़ा गया, लेकिन परिवार के सदस्यों ने जो पड़ोसी से बातें बताई अपने लड़की के बारे में, तो पड़ोसियों की बातें रिलेवेंट नहीं होंगी इस धारा के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है, वो हियरसे एविडेंस के रूप में माना जाएगा। ठीक है ना नेहा? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका अगला प्रश्न।
कि 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन सी बात को विलोपित कर दिया गया? बताइए। दो 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधान को विलोपित कर दिया गया? विलोप करना समझते हैं ना, समाप्त कर देना। वेरी गुड। बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट रीस्टैब्लिशमेंट 1929 के अंतर्गत क्या हुआ कि 31 अक्टूबर से अब सारी विधियां जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लगी। तो जब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लगी तो ये बात कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त राज्यों पर लागू होगा, ये बात तो समाप्त हो गई फिर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका अगला प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से कथन साक्ष्य हैं ऐसे दस्तावेज जो न्यायालय के निरीक्षण हेतु पेश किए गए? किसी वाद की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय, ज्ञान अथवा विचार, ऐसे बयान जो गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से दिए गए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखिए नीचे है। ठीक है, हाँ, यहां पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि न्यायाधीश की व्यक्तिगत ज्ञान या विचार नहीं होंगे। ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 मिला के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन लगता है इधर भी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसने कहा कि मरते समय कोई व्यक्ति अपने मुंह में झूठ नहीं लेकर जाना चाहता है? ये बताइए कि मरते समय कोई व्यक्ति अपने मुंह में झूठ लेकर नहीं जाना चाहता। ये स्टेटमेंट किसका है? स्टीफन का है, मैथ्यू अर्नाल्ड का है, काकबर्न का है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? किसका स्टेटमेंट? बताइए, ये स्टेटमेंट किसका है? क्यों मधु? काकबर्न ने कहा था? मरते हुए व्यक्ति के अधरों पर सत्य का वास होता है, न्यायाधीश अर्नाल्ड ने कहा था। न्यायाधीश अर्नाल्ड ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, कोई बात नहीं। और ये आपका ये प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत
किसी वाद या कार्यवाही के सुसंगत घोषित किए जाने पर उसके अस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उसके अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उसके केवल तथ्यों को लक्ष्य साक्ष्य दिया जा सकेगा जो अस्तित्व में नहीं है, कि ए और बी दोनों। ये आपका सही ऑप्शन बताइए जल्दी से। किसी वाद या कार्रवाई के तहत जो तथ्य इस अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत घोषित किए गए हैं उनके अस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है, कि अनस्तित्व का दिया जा सकता है, कि केवल उन्हीं तथ्यों का दिया जा सकता है जो अस्तित्व में नहीं है, कि ए और बी दोनों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी इसके अस्तित्व का भी और इसके अनस्तित्व का, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, ये दोनों के साक्ष्य दिए जा सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं आपको कि ये चैनल जो अनअकैडमी का है ये बिल्कुल नया चैनल है। इस चैनल पे पहली बार क्लास हो रही है, तो अगर क्या ज़्यादा चांस है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें न करें लेकिन चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी इस पर जो बहुत सारे लेक्चर होंगे उसका लाभ मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये काम कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल एकदम नया है, आज का बना हुआ चैनल है, एक न्यू ब्रांड चैनल पे आप लोग क्लास कर रहे हैं। इससे पहले इस पर कोई वीडियो नहीं पड़ी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका आज का क्वेश्चन 10वां। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में वर्णित सुसंगतता के अंतर्गत शब्द शामिल नहीं है। धारा 7 के अंतर्गत कौन सा शब्द शामिल नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बताइए इसमें से कौन सा है इसके अंतर्गत? प्रसंग हेतु तैयारी अवसर, प्रसंग हेतु परिणाम, प्रसंग मन की दशा आवरण। आपको इसमें से ये बता देना है, इस 1, 2, 3 के अंतर्गत यही बताना है सिर्फ कि इसमें से कौन सा धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 7 के अंतर्गत कौन सा सुसंगत है ये बताना है। इस ऑप्शन में से कौन सा है बताइए। वाह शेर सिंह, शुभ संध्या। हाँ, ये है ना, इसमें आप केवल 2 वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रसंग कॉज इफेक्ट, ठीक है, ये वाला इसलिए नहीं हो पा रहा है, अवसर भी है इसमें लेकिन तैयारी नहीं है, फिर दूसरे सेक्शन का आ जाता है। इसमें प्रसंग है, ठीक है, लेकिन मन की दशा इसमें नहीं आएगी, तो ले दे के बात आती है कि केवल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, हम तो इसी वजह से हमने कहा ना कि क्लियर कर देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो उल्टा है, लेकिन उसको आप सीधा ही समझिए कि कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सील के संबंध में, सील समझते हैं ना, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के संबंध में किसी विशिष्ट तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। और दूसरा कहता है कि कतिपय मामलों में पूर्व अनुभव के संदर्भ में साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। इसको अंग्रेजी समझ लीजिए इसका, कि सील के संबंध में किसी पार्टिकुलर फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ मामलों में पूर्व अनुभव का मतलब ये होता है प्रीवियस कन्विक्शन, कर लीजिए, नहीं, प्रीवियस कन्विक्शन होने, पूर्व अनुभव का मतलब है पूर्व लैंगिक अनुभव के संदर्भ में साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऑप्शन नंबर
दो सही है, कि ए और दो दोनों सही है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्यारह का ये बहुत सही शोभित। चलिए इसको मैं बता देता हूं, ठीक है ना। जब सेक्शन 55 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि धारा 55 जब आप पढ़ते हैं ना तो कहता है कि चरित्र का साक्ष्य जब दिया जाएगा ना तो साधारणतः दिया जाएगा, जनरल होगा, यानी पार्टिकुलरली किसी मामले में इनका चरित्र कैसा था ये मैटर नहीं होगा। तो सील के संबंध में किसी विशिष्ट तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, ये बात सही है। और दूसरी कि कतिपय मामलों में पूर्व लैंगिक अनुभव के संबंध में भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, ये भी सही है, क्योंकि सेक्शन 53A यही बताता है कि जब भी बात किसी महिला के खिलाफ हो, रेप का मामला हो या आउटरेज ऑफ मोडेस्टी का मामला हो, तो ऐसे मामलों में उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो बातें दोनों सही हो गई ना, दोनों बात सही हो गई, एक और दो दोनों। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं? हाँ, अगर मान लीजिए कोई चीज मैं गलत बता दूं, कोई प्रोविजन ही गलत बता दूं, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सुधार लूंगा। ये बात ध्यान आ गई ना। वहां पे जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन यानी साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव का ही साक्ष्य दिया जाएगा, न ही कि विशिष्ट ख्याति या विशिष्ट स्वभाव का। ये देखिए, सह अपराधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सह अपराधी समझते हैं ना, एकम्प्लिस इसको कहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं या इसको रिकॉर्डेड भी तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो एकम्प्लिस इसको कहते हैं। तो एकम्प्लिस के संबंध में देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट है। एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य होगी यदि एक ही अपराध के लिए उनका संयुक्त विचारण हो रहा है। एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य होगी यदि एक ही अपराध के लिए उनका संयुक्त विचारण हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि सह अपराधी का साक्ष्य विश्वसनीय होता है, न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दूसरे अपराधी को दोषी सिद्ध करेगा। इसके दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये यहाँ पर एक्यूज्ड की बात करता है, को एक्यूज्ड के बारे में वो स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट एकम्प्लिस के बारे में। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं अब आपको बता दूं आंसर। बताइए बताइए, आंसर बताइए। ये इसमें से केवल ए सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जेनी, बहुत बढ़िया मधु, अमित। मैं बता देता हूं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये को एक्यूज्ड आप जानते हैं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 पर बेस्ड है ना। सेक्शन 30 कहता है कि को एक्यूज्ड का जो कन्फेशन है वो दूसरे एक्यूज्ड पर भी, उसके अगेंस्ट भी कोर्ट कंसीडर कर सकता है यदि उनका सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंट ट्रायल हो रहा। तो बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन क्या कहता है कि सह अपराधी का साक्ष्य विश्वसनीय होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दूसरे अपराधी को दोषी सिद्ध करेगा, ये बात गलत हो गई। सेक्शन नंबर 133 पर यह बेस्ड स्टेटमेंट है, और इसमें कहा गया है कि सह अपराधी का साक्ष्य, सह अपराधी सक्षम साक्षी है
और कोई दोष सिद्धि मात्र इस वजह से शून्य घोषित नहीं कर दी जाएगी, अवैध घोषित नहीं कर दी जाएगी कि वह सह अपराधी की असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर की गई, है ना। तो यहां पर दोष सिद्ध करेगा नहीं, कर सकता है, वहां कोई गलत नहीं हो जाएगा, अवैध नहीं हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर। हाँ, आगे बढ़े। अच्छा, आप लोगों को शोर बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है कि जैसे मेरी आवाज बहुत यहां पे शोर हो रहा हो, ऐसा कुछ? ये देखिए आपका अगला प्रश्न, ठीक है ना। चलिए बढ़िया। हाँ, ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। अरे शेर सिंह कहां से हो भाई आप? नाम आपका बहुत स्पेशल है, शेर सिंह। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A उपधारा वर्णित है। 113A के अंतर्गत उपधारा वर्णित है, बलात्कार के अभियोजन में सहमति न होने से, विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण से, दहेज की हत्या से उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? वेरी गुड, उत्तराखंड के शेर। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताइए। अमित वेरी गुड, मधु वेरी गुड, जेनी वेरी गुड, शेर सिंह वेरी गुड, नेहा वेरी गुड। हाँ, तो ये है, ये जो होगा विवाहित महिला के आत्महत्या के दुष्प्रेरण से, है ना। ये आपको जो प्रोविजन है एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, वो प्रिजम्पशन कहता है। और मैं बता दूं इसके बारे में, यहां पर मे प्रिज्यूम है, यानी यहां पर जो प्रिजम्पशन बनती है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नहीं है। और यहां पे प्रिजम्पशन अटेम्प्ट टू सुसाइड, अरे एबेटमेंट टू सुसाइड के लिए होती है। और अगली चीज इसमें ये हो जाएगी कि इस सेक्शन को 1983 में जोड़ा गया। तो इतने सारे प्रश्न आपको इस प्रश्न से समझ में आ रहे हैं। अच्छा, आप प्रियंका हैं अमित जी हो। वेरी गुड। ये देखिए, आपको सूचियों को सुमेलित करना है। हाँ हाँ, अरे आपने प्रियंका कहा, मैं पहचान गया। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और इस तरीके से उत्तर ढूंढना है। अब देखिए कौन सी धारा में कौन सा है। मैं आपको ऑप्शन बताइए, मैं क्या बताऊं, आप ही लोग बताएंगे इसमें। तो बताइए बताइए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा क्या? आपके आंसर अभी आए नहीं मेरे पास। नहीं समझ में आ रहा? वेरी गुड। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है नेहा जी। पहले तो नेहा बहुत दिनों से पता नहीं कहां गायब है, आजकल दिख ही नहीं रही। नहीं बच्चों, गलत हो रहा है आपका। नहीं, सही तो है। देखिए इसमें आप जो चीज न समझ में आए, जैसे अन्य शासकीय दस्तावेज आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। प्राथमिक साक्ष्य तो आपको आ रहा है 1 पर, मतलब 62 में है। द्वितीयक साक्ष्य कहां है? 63 में है। और लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां कहां हैं? 76 में है।
अब बचा क्या, शासकीय दस्तावेज कहां होंगे, 78 में होंगे। अब इसी के हिसाब से देख लीजिए, ए पर 4, बी पर 1, बी पर 1, हाँ ठीक है, और सी पर 2 और डी पर 3। शेर सिंह का आंसर है ए। नहीं बेटा, ए तो नहीं होगा, इसमें डी होगा। हाँ डी हो गया ना, क्लियर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आज YouTube पे समझ लीजिए कि इस तरीके की क्लासेस मैं आज पहली बार ले रहा हूँ, 1 साल पहले हम लोग लेते थे, तो इस वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन कल जब हम लोग क्लास लेंगे तो कल आप लोग टाइम से आइएगा। तो जब कल आप टाइम से आएंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत सारे प्रश्न कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, बहुत देर तक अब है नहीं, मान के चलिए 5-7 क्वेश्चन और कराएंगे, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किस वाद में कहा गया था कि किसी अभियुक्त का एलिबाई का बचाव असफल हो जाए तो इससे यह उपधारणा नहीं होती कि वह दोषी है, उसे दोषी सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होगा। इसमें से कौन सी केस है? हाँ, हालांकि ये बहुत ज्यादा टफ हो गया, लेकिन चलिए। अंदाजा, अंदाजा ही, अंदाजा मारना ही है इसमें। इसमें कहाँ क्लियर होगा प्रोविजन। नहीं नहीं, अगर आपका केस अच्छा भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं हो पाता क्योंकि ये केस बहुत लीडिंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ तथ्य सुसंगत होते हैं परंतु ग्राह्य नहीं होते। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये ढूंढना है आपको। कि कुछ तथ्य सुसंगत होते हैं मतलब रिलेवेंट होते हैं पर एडमिसिबल नहीं होते। कुछ तथ्य ग्राह्य होते हैं परंतु सुसंगत नहीं होते। सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत होते हैं। इसमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है, सबसे ज्यादा गलत? क्योंकि गलत तो हम लोग किसी को प्रूव कर देंगे, इसमें से सारे स्टेटमेंट को हम लोग गलत कर सकते हैं साबित, लेकिन सबसे ज्यादा गलत कौन सा ऑप्शन? बताइए, क्योंकि इसमें हम लोग चाहें तो एक्सेप्शन को ध्यान दिला दिला के सब गलत कर सकते हैं। बहुत सही पकड़ा है एक बच्चे ने, एक दूसरे बच्चे ने भी सही पकड़ लिया, तीसरे बच्चे ने भी सही पकड़ लिया। हाँ, इसमें गलत ऑप्शन जो है ना, ये गलत वाला ऑप्शन है शीत बसंत। वेरी गुड बेटा, कहाँ गायब हो तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा। सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं। वेरी गुड, ये गलत है, यही गलत ऑप्शन है, क्योंकि सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य हो जाएं ये इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन कुछ सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। सारे सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते तो कुछ सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते। कुछ तथ्य ग्राह्य होते हैं परंतु सुसंगत नहीं होते, ये भी सही है। कुछ ग्राह्य होते हैं लेकिन सुसंगत नहीं होते। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन के समय जब आलतू फालतू सवाल पूछे जाते हैं, वो ग्राह्य तो होते हैं लेकिन रिलेवेंट नहीं होते। सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत होते हैं, ये भी सही नहीं। तो इस तरीके से, अरे ये भी सही, लेकिन ये वाली सी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते। आपका प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17,
क अपनी भूमि पर अत्याचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के अधिकार का अस्तित्व भी कथित करता है, जिसका ख प्रत्याख्यान करता है। क द्वारा म के विरुद्ध उसी भूमि के अत्याचार के लिए वाद में, जिसमें म ने उसी मार्ग का अस्तित्व भी कथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व क्या? ऑप्शन ए सुसंगत है किंतु विबंधन के रूप में लागू नहीं होगा, विसंगत है किंतु विचार करने योग्य है, इस बात का निश्चायक सबूत है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है, सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है। इसका जवाब दीजिए तो फिर लगे कि आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा है। ये मस्त क्वेश्चन है आप लोगों लायक। इसका जवाब दीजिए। हाँ नेहा, वो 60 मिनट की लिमिट तो लग गई है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा और सही भी आ रहा। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन आप लोगों ने चुना है। ये सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वो रास्ता अस्तित्व में है। तो सेक्शन भी बता दीजिए, कौन से सेक्शन पर बेस्ड है ये, कौन से सेक्शन का एक प्रॉब्लम है? सेक्शन नंबर यस, ये हो जाएगा 42। लोक अधिकार के अस्तित्व, लोक अधिकार के अस्तित्व से संबंधित जो है निर्णय वो सुसंगत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्ष्य विधि के अंतर्गत विबंधन का सिद्धांत है, विबंधन समझते हैं ना, स्टोपेल का रूल। स्टोपेल का रूल है क्या? एक मौलिक विधि का है कि साम्या का नियम है कि साक्ष्य का नियम है कि अभिवचनों की विधि? ठीक है नया, क्या है ये सब्सटेंसिव लॉ का है कि इक्विटी का रूल है कि एविडेंस का रूल है कि प्लीडिंग का रूल है? बताइए बताइए जल्दी इसका आंसर बताइए, क्योंकि हम लोगों का टाइम अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर है एक से अधिक। यूपी जुडिशियरी इसको रूल ऑफ इक्विटी मानती है, ठीक है, रूल ऑफ इक्विटी मानती है। हालांकि सही स्टेटमेंट इसका ये भी है, क्योंकि सेक्शन नंबर 115 से लेके 117 तक स्टोपेल का जो रूल है ना, सब्सटेंटिव लॉ का रूल है ये। उसके अलावा ये इक्विटी का रूल भी है, तो आयोग जब प्रश्न यूपी में पूछता है तो इक्विटी रूल लगाइए आप। तीसरी चीज कि ये रूल ऑफ एविडेंस भी है, रूल ऑफ एविडेंस भी है, तो तीनों सही हैं। आपकी एग्जामिनेशन अगर आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ये रूल ऑफ इक्विटी लगाना चाहिए। संभवतः बिहार जुडिशियरी में रूल ऑफ एविडेंस मानता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस स्टेट की परीक्षा आपने दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से आंसर आप लगाइए। आंसर तो मैं तो ABC तीनों सही था, लेकिन आप तीनों तो लगा नहीं सकते। ये केस आप रहने ही दीजिए, ये कर लीजिए कि ख की मृत्यु करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या करने के लिए क का विचारण किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उसके विचारण में विवादित तथ्य है? मृत्यु कारित करने की लाठी मारकर उसकी हत्या करने के लिए क का विचारण कर रहा है।
निम्नलिखित में से कौन से तथ्य उसके विचारण में विवाद्यक तथ्य हैं? क का ख को लाठी मारना, क का लाठी मारकर ऐसी चोट पहुंचाना जिससे ख की मृत्यु हुई, क का ख की मृत्यु कारित करने का आशय, उपयुक्त सभी। देखते हैं जेनी, देखते हैं, उनके चांसेस कम लग रहे हैं। अब देखते हैं, पहले इस्टेब्लिश हो जा मैटर ना, क्योंकि अभी देखिए ये चैनल नया बना हुआ है। ये नए चैनल पे आज हम लोग, हमारी पहली क्लास है। इस तरीके से इस पर क्लासेस होंगी और फिर उसके बाद कुछ दिन संभलने में टाइम लगेगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, ये सारे के सारे तथ्य सुसंगत होंगे। लाठी मारना, उसका लाठी मारने का इरादा होना, उससे उसी लाठी की चोट से उसके मृत्यु होना, ये सारे फैक्टिंग इशू ही हैं। अब आप बताइए कि साक्ष्य विधि के अंतर्गत पेटेंट एम्बिग्विटी, प्रत्यक्ष संदिग्धता को क्या कहते हैं? पेटेंट एम्बिग्विटी कहते हैं, के संदर्भ में ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता, असामान्य परिस्थितियों में दिया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में दिया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका बताइए। नहीं, जब मैं पढ़ा रहा था और एक बार बैच शुरू हुआ था तो उस दौरान लोकल लॉ पढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा मेरे पास कोई प्रपोजल आया नहीं, तो इसलिए मैंने उसके लिए हाँ कहा नहीं। ये इसका सही ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। हाँ, जेनी, मधु, नेहा, अमित, शेर, नेहा, ये सब नहीं दिया जा सकता। और आप पेटेंट एम्बिग्विटी को कौन सी धारा के अंतर्गत पढ़ते हैं? सेक्शन 93 के अंतर्गत पढ़ते हैं कि नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना? आप लोग ये भी लगा देते हैं कभी कभी कि 94 के अंतर्गत भी पेटेंट एम्बिग्विटी है। पेटेंट एम्बिग्विटी इसमें है ही नहीं, 94 में नो एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी है ही नहीं उसमें। हाँ, ये दोनों एक तरीके से इसलिए आप लोग पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर जो है एविडेंस अलाउ नहीं होता, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एविडेंस अलाउ नहीं होता, इसलिए ये दोनों धाराएं आप साथ में पढ़ते हैं। एम्बिग्विटी नहीं है 94 में ना, एम्बिग्विटी सिर्फ 93 में है। लेकिन एग्जामिनेशन में जैसा ऑप्शन आप देखिएगा उसके हिसाब से करिएगा, ज्यादा चांस है कि 93 94 दोनों लिखा होगा वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है आपका अगला प्रश्न। तो आज इसी पर लास्ट कर दें कि 25 तक पूरा कर दें? चलिए 25 जल्दी से पूरा कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत संस्वीकृति के दांडिक कार्रवाई में विसंगत नहीं बनाती। 24 संस्वीकृति को दांडिक कार्रवाई में विसंगत नहीं बनाती। क्या? उत्प्रेरणा, वचन, सम्मति, धमकी, कौन सी ऐसी चीज है? बताइए। गलत, गलत। अरे 24 जब आप पढ़ते हैं तो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन, तीनों है ना। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति अगर वो प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा की जाती है तो सब वैध नहीं होती है। सम्मति का कहाँ शब्द का प्रयोग है उसमें? तो यही है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, अब ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी कोई क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक,
कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस कुट्टी का प्रकरण संबंधित है? इसका आंसर आपको कल देना है। नेट पर सर्च करिए और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताइए। और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे अब खत्म करेंगे। मैं बता दूं फिर से कि जो बच्चे आप जानते हैं कि ये चैनल नया है, आप नए हैं, तो इसलिए इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे से मैं कल भी शाम को 5 बजे आप लोगों को MCQ सॉल्व कराऊंगा और हिंदी में ही रहेगा। और कल के बाद जब भी हमारा MCQ का क्लास होगा, कल के बाद हो सकता है MCQ ना कुछ दूसरी चीजें करनी हो, तो MCQ का जब क्लास होगा तो मैं बता दूं कि ये MCQ हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करूंगा कि मैं रखूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रहेंगे MCQ, ताकि हिंदी वालों को भी असुविधा ना हो और इंग्लिश वालों को भी असुविधा ना हो। तो इस तरीके से ये चीज रहेगी इसमें, ठीक है। तो इस चैनल को आप अगर ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं 5 बजे शाम को, और कल थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करेंगे और ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर तरीके से, और थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा बढ़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाएँ, ठीक है। और कोई सवाल? फेमस नमस्ते, कोई सवाल हो तो बचा है। हाँ, यूट्यूब वाली क्लास जो है ना, इसी समय का मतलब तो 6 बज गए, 6 बज गए होंगे ना। हाँ, तो 5 बजे से, शाम 5 बजे से ही यूट्यूब की क्लास हमारी लाइव रहेगी, चाहे जो कुछ भी हम पढ़ाएं। इसमें लेदर बोर्ड नहीं होता बेटा। हाँ, तो और ये सिर्फ एविडेंस से ही नहीं है, ये जो पूरा यूपी जुडिशियरी का समझ लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कल MCQ ही कराएंगे, कल MCQ ही रहेगा, कल के बाद MCQ नहीं कराएंगे, कुछ छोटे मोटा टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जब भी जरूरत होगी तो MCQ बीच बीच में चलता रहेगा।